तो बेटा कल हमने बात की थी, कल जो सुबह वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम नॉर्मल बात कर रहे थे अपनी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, और सारी ये जो स्टेजेस थी उन स्टेजेस की बात की थी, वो आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे, आगे हमने बात की कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है उसके अलग अलग स्टेप है, जिसमें पहला ग्रोथ आता है, फिर कमिटमेंट, फिर डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस। जिसमें हमने ग्रोथ कल हमने कंप्लीट करी थी लास्ट टॉपिक के अंदर। ग्रोथ के अंदर हमने बात की कि भाई ग्रोथ आप जो सेल साइज जब इंक्रीज करता है तो उसमें एक तो सेल डिवीजन होता है प्लस सेल एक्सपेंशन होता है। उसके बाद डेवलपमेंट में एनिमल के अंदर देखी तो वहां आपको पता लगा कि भाई इनिशियल स्टेज पे बहुत तेज होती है, और जिसमें जीवन और G2 एब्सेंट हो जाते हैं, सिर्फ क्या बचता था, S और M रहते थे। फिर हमने बात की प्लांट डेवलपमेंट की। तो जो प्लांट डेवलपमेंट है वहाँ आपकी नॉर्मल चलेगी, जैसे जीवन G2 प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात हमारी कल हो गई थी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम बात कर रहे थे ग्रोथ के टाइप की, तो उसमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ देखी हमने, एलोमेट्रिक ग्रोथ देखी, फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ देखी, फिर अनडिटर्मिनेट। इतना तक हमने कर लिया था, राइट। तो जो हमारी आइसोमेट्रिक ग्रोथ थी उसमें क्या था कि जो जब भी सेल डिवाइड करेगी तो उसमें इक्वल साइज की सेल्स बनती है, जो डॉटर सेल्स बनती है। एलोमेट्रिक में डिफरेंट डिफरेंट साइज की बनती है, राइट। और डिटर्मिनेट में कि मतलब आपकी जो ग्रोथ है उसमें वो पीरियड के लिए उसमें उसे कन्वर्ट कर दिया कि आपकी एक लिमिटेड टाइम तक ही आपकी जो ग्रोथ है वो होगी, राइट। जैसे आपको वो स्टेज मिल जाएगी उसके बाद उसकी स्टॉप कर जाओगे। तो एग्जांपल आपने देख लेना इसके। उसके अनडिटर्मिनेट में क्या है कि ग्रोथ अनकाउंटेड है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। जैसे कि डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के इक्वल ही होगी यहाँ पे ग्रोथ। तो प्लांट और इनवर्टिब्रेट एग्जाम्पल थे आपके इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के, राइट। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। आगे हम आज देखते हैं, जो आज का हमने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। आज का टॉपिक है हमारा कमिटमेंट, राइट। और कमिटमेंट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, कमिटमेंट क्या चीज है। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अभी नॉर्मल हम बात कर रहे थे कि जैसे आपका जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, जाइगोट के अंदर आपके जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है वो फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट, मैंने आपको पहले बात की थी कि नॉर्मल एनिमल के अंदर क्या हो रहा है कि पहले जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं, और जैसे ही आपकी ब्लास्टुला स्टेज आती है, मिड ब्लास्ट स्टेज के बाद फिर आपके एम्ब्रियोनल जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। इतनी बात हमने डिस्कस की हुई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, राइट। तो जो ग्रोथ, जो आपकी डेवलपमेंट का जो दूसरा स्टेप है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कमिटमेंट। क्या बोल रहे हो बेटा, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि अब आपकी सेल को मैंने कमिट कर दिया, मतलब कि अब वो सेल, उसको हम निश्चित कर रहे हैं कि तुमने कल को फ्यूचर को जाकर ये बनाना है। जब तक आपकी जो जब हम बात करते हैं कि मेरी भाई 2 सेल स्टेज है, फिर मेरी 4 सेल स्टेज है, फिर मेरी 8 सेल स्टेज है। तो जो मेरी ये 8 सेल स्टेज है ना, इसको मैं बोलता हूँ बेटा मॉरूला, राइट। क्या बोलता हूँ, मॉरूला। तो 2 सेल स्टेज से लेके जो 8 सेल स्टेज है ना आपकी, ये क्या है बेटा आपकी, इसमें जो सेल है वो आपकी कैसी है, अनकमिटेड। मतलब इसमें से अगर आप किसी भी सेल को रिमूव कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका ऑर्गेनिज्म कल को बनेगा बनेगा, एम्ब्रियो आपका कल को बनेगा बनेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन जैसे ही कमिटमेंट हो जाएगी, कमिटमेंट मतलब अब आप उसको, उसका जो फेट है वो निश्चित कर रहे हो कि भाई कि तूने ये बनाना, तूने आईज बनानी है, तूने लेग बनानी है, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हो, आप कमिट कर रहे हो उसको, राइट। उसका जो फेट है, उसका जो भविष्य है, यहाँ पर हम उसको सेट कर रहे हैं। तो इसी को हम देख रहे हैं, सारी बात। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि कमिटमेंट का मतलब क्या है कि मैयर आउट डिसीजन सेल फेट फिक्स। हम यहाँ पर सेल का जो भविष्य है उसको फिक्स करने जा रहे हैं। समझ आ गई बात। जैसे मेरे पास एक ए सेल है और एक बी सेल है, राइट। ए और बी 2 सेल है आपके पास है। स्टार्टिंग में ये ए और बी सेल जो है इनके पास कैसी पोटेंसी है, इक्वल पोटेंसी। इक्वल मतलब ये कुछ ही दोनों एक, जो काम ए को करना आता है वही बी को करने आता है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया इसमें, इसका आगे कर दिया हमने डिसीजन कमिटमेंट। क्या किया बेटा इसका, डिसीजन कमिटमेंट। अब हमने क्या किया, इसका जो फेट है वो क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि भाई भविष्य में तुम यही बनाओगे। तो अब जो ए है वो क्या बना रही है, लाइनेज ए। वो क्या बना रही है बेटा, लाइनेज ए। और जो आपकी बी सेल है वो क्या बना रही है, लाइनेज बी। मतलब कि ए जो सेल है वो कल को जाके क्या बनाएगी, एक्टोडर्म लेयर। और जो बी है वो कल को जाके क्या बनाएगी, मेसोडर्म। समझ आ गई बात। मतलब पहले क्या था कि सेल आपकी कैसी थी, अनडिफरेंशिएटेड थी। मतलब कि आपने उसके अंदर उसको समझाया नहीं कि ये तुमने क्या उसको, ये सब जितनी भी सेल आपकी 8, मतलब 2 से लेके 8 तक की स्टेज तक जितनी भी सेल प्रेजेंट है वो हर कोई एक सेल जानती है कि पूरी बॉडी कैसे बनानी है। लेकिन जैसे ही आपकी 8 सेल स्टेज क्रॉस कर जाओगे उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, कमिटमेंट। क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कमिटमेंट। कमिटमेंट जैसे स्टार्ट होगा, इसका मतलब कि आप क्या करने जा रहे हो,
इसका मतलब ये है कि हमारा जैसे आपने जो ए सेल आपकी, ए सेल जो आप और आपकी जो बी सेल है, जैसे ही इनके अंदर कमिटमेंट आ जाएगा, मतलब ये क्या करने लग पड़ रही है, इनके अंदर जो आपका फेट है वो आपने डिसाइड कर दिया कि भविष्य में वो क्या बनाएंगी, तो इस तरीके से वो बी सेल आप बना रही है कल को, जिसको आप बोल रहे हो लाइनेज बी, क्या बोल रहे हो बेटा, बी सेल में जैसे आपने कमिटमेंट कर दिया तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, लाइनेज बी में कन्वर्ट कर लिया, और जो ए सेल है वो क्या बना रहा है, लाइनेज ए। तो ये कल को जाके बनाएगा एक्टोडर्म, और ये कल को जाके क्या बनाएगी बेटा, मीजोडर्म। इतनी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ गई, डिफरेंशिएशन, राइट। मतलब हमने पहले बात की थी, पहला हमारे पास जो फैक्टर था, जो की पॉइंट था डेवलपमेंट के अंदर, वो था ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया कमिटमेंट। हम तीसरी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, सेल अटेन सर्टेन स्ट्रक्चर और प्ले स्पेशलाइज्ड रोल। अब क्या होगा, जैसे आपने डिफरेंशिएशन डाल दिया, पहले आपने क्या किया, कमिटमेंट डिसाइड किया है कि भाई सेल ये करेगी, अब वो सेल क्या कर रही है, डिफरेंशिएट, मतलब एक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बात करता हूँ आपके सामने, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये मेरा एक क्या है, आपका मोरूला है, के अंदर होती है टोटल 8 सेल, ठीक है, टोटल मेरे पास है 8 सेल। अब ये 8 सेल है, जब तक ब्लास्ट मारूला है तब तक तो हर एक सेल जानती है पूरी बॉडी को बनाना, हर एक सेल को पता है कि पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी क्या होगी, कमिटमेंट होगी, इस 8वीं 8 सेल स्टेज के बाद इसके अंदर, इस मोरूला मोरूला के अंदर क्या हो गया बेटा, कमिटमेंट। कमिटमेंट होने के बाद हर एक सेल अलग अलग हो जाएगी, एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाएगी, मतलब ये वाली सेल कुछ और बना रही है, ये सेल कुछ और बनाएगी, ये कुछ और बनाएगी, और बनाएगी। तो जब वो बनाने लग पड़े, तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिफरेंशिएशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मॉर्फोजेनेसिस। क्या बोल रहा हूं बेटा, मॉर्फोजेनेसिस, राइट। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ गया मॉर्फोजेनेसिस, और मॉर्फोजेनेसिस में हम क्या बात कर रहे हैं, ये मेरा चौथा डेवलपमेंट का चौथा स्टेप है, फोर्थवा स्टेप की पॉइंट है। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, शेपिंग ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। इसमें क्या होता है, इस वाले स्टेप के अंदर जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो जाती है, जैसे एम्ब्रियो है ना। अब आपको पता है एक एम्ब्रियो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक सिंगल सेल थी जिसे आप जाइगोट बोल रहे थे, जाइगोट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में जो कन्वर्ट एम्ब्रियो होता है वो इस तरीके, धीरे धीरे अगर वो ह्यूमन का एम्ब्रियो हो तो वो ह्यूमन का शेप लेने लग पड़ेगा। तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का स्ट्रक्चर में बनना, उसका स्ट्रक्चर में ढल जाना। तो ये क्या हो गया, शेपिंग ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। धीरे धीरे अब ऑर्गन जो है वो आपको दिखने, मतलब बनना शुरू हो जाएंगे, और मल्टी सेलुलर जो बॉडी है वो अपने शेप में आना शुरू हो जाएगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 3D ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, मतलब अब आपको स्ट्रक्चर में दिखने लग पड़ा है। अब जैसे हम बात करें हमारी बॉडी की एक 3D स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको दिखने लग शुरू हो जाएगा। आगे, क्रिएशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसके अलावा क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने सेल को, पहले जो सेल थी आपकी क्या कर रही थी, कमिटमेंट की, कमिटमेंट के बाद उसका डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, और उससे क्या हुआ, पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होंगे वो बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो उसने कहा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे उसने एग्जांपल लिया एनिमल का, तो एनिमल के अंदर उसने बोला, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल के अंदर उसने बोला है कि हमारे पास क्या हो रहा है, सेल मूवमेंट प्ले मेजर रोल। वो कहता है इस मॉर्फोजेनेसिस के केस के लिए, एनिमल के केस के अंदर क्या होता है, सेल की मूवमेंट होती है बेटा। क्या होती है बेटा, सेल की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम प्लांट केस को स्टडी कर रहे हो, तो कहता है प्लांट स्टेज में क्या है, वो कहता है अगर आप कहा हो, अगर आप, वो कहता है अगर आप एग्जांपल ले रहे हो प्लांट का, तो ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनाइज्ड सेल इलोंगेशन, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। यदि आप क्या कर रहे हो, मॉर्फोजेनेसिस वाला स्टेप कर रहे हो, तो एनिमल के अंदर सेल की क्या होगी बेटा, मूवमेंट। सेल की क्या होती है बेटा, मूवमेंट्स होती हैं, राइट। जैसे इन्वेजिनेशन, है ना, इन्वॉल्यूशन,
एपोलॉइडी, ये सारे सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो सेल मूवमेंट के अंदर आते हैं। अभी देखेंगे हम, अभी आगे आएगा अगले टॉपिक में। फिर अगर प्लांट का केस है तो प्लांट वाली सेल के अंदर क्या होगा, वहां मूवमेंट दिखने को नहीं मिलती। वहां सेल क्या होता है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन और ऑर्गेनाइज्ड सेल इलोंगेशन। वहां पे एक पर्टिकुलर मैनर के तरीके में एक डिवीजन चलेगा, डिवीजन शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या शुरू हो जाएगा बेटा, आपकी सेल इलोंगेशन होना, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात, क्या हो जाएगी बेटा, सेल आपकी क्या हो जाएगी, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो हमारी बात हो गई बेटा, किसके लिए, किस केस में बात हो गई हमारी, जो आपने मतलब ने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो आपका क्या था, जो आपका नॉर्मल, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, हमारे पास क्या था बेटा, जो डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट के अंदर हमने कुछ चीजों को स्टडी किया, जिसमें हमने बात की कि ग्रोथ क्या होती है, उसमें हमने बात की भाई कि कमिटमेंट क्या होता है, उसमें हमने बात की कि भाई डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस। समझ आ गया बेटा महिमा, समझ आ रहा है, रिस्पॉन्स करो मेरा बेटा, समझ आ गया बेटा आपको। हाँ जी सर, आ गया। आगे चलते हैं, कोई इसमें डाउट तो नहीं बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, आ गया समझ। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है हमारे पास बेटा, फेट मैप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फेट मैप। और फेट मैप क्या है बेटा, फेट मैप के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा एम्ब्रियो है ना, जो मेरा एम्ब्रियो बन रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें कौन सा पार्ट कौन सी चीजें बनाएगा, है ना, फ्यूचर में जाके कैसे पता चलेगा कि भाई एक्टोडर्म से क्या बनने वाला है, मीजोडर्म से क्या बनेगा, कैसी हमारी सीलोम बनेगी, ये सारी चीजें जिसकी, उसको पता करने के लिए हम एक एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है फेट मैप। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है फेट मैप, है ना। हमने बात कर ली कि भाई, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि भाई आपके अगर जब आप डेवलपमेंट करते हो तो उसमें ये चीजें आती हैं आपके पास, है ना। उसमें हमने बात की कि भाई आपके पास ग्रोथ आएगी, आपके पास जो सेकंड आपकी कमिटमेंट आएगी, उसको मतलब पहले आपने ग्रोथ करवाई, ग्रोथ के मतलब आपने डिवीजन करवाया सेल के अंदर। जब डिवीजन होना शुरू, मतलब जाइगोट से जब डिवीजन होना शुरू हो गया, जिसको आप क्लीवेज बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप सिंगल जाइगोट से जब तक आप कहाँ तक आते हो, आप ब्लास्टो तक आते हो, तब तक क्या चलता है, क्लीवेज। क्लीवेज करने से आपके नंबर ऑफ सेल इंप्रूव हो गए, राइट। फिर उस क्लीवेज के बाद आपने सेल को कमिट करना शुरू कर दिया कि भाई आप कमिटेड हो जाओ। आप, हम बोलते हैं ना कि कमिटेड हो जाना, कि मैं इस काम के लिए कमिटेड हूँ, कि मैं ये काम करके रहूंगा। तो वो हमने यहाँ पे उस सेल को कमिट कर दिया कि भाई फलानी सेल है तो ये काम करेगी, ये वाली सेल ये काम करेगी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसका डिफ्रेंसिएशन, कि भाई वो डिफ्रेंशिएट कर रही है अपने नेबरिंग सेल से, अपने बगल वाली सेल से एक पर्टिकुलर सेल अपने आप को क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो उसको उस कैरेक्टर को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। और लास्ट फिर हमने क्या किया, मॉर्फोजेनेसिस, मतलब जब वो डिफ्रेंशिएट हो गई तो वो फिर आपके पर्टिकुलर जो उसको बोला गया है करने के लिए, वो वाले जीन्स उसमें काम कर रहे हैं, और वो कल को जाके वैसा एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास आई वाली जो जीन्स है, वो पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे, और उस सेल को बोलेंगे भाई तुमने कल को आईज बनानी है। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली थी उसके अंदर। अब आगे, अब ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसको हमें कैसे डिटेक्ट करो, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो बन रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक नई चीज लेके आए हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा फेट मैप, है ना। अब फेट मैप में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेट मैप क्या चीज होती है। फेट मैप only the diagrammatic representation of early embryo organization tracing of the cell lineage। वो कहता है कि ओनली द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। ये फेट मैप एक्चुअल में क्या है कि आप एक मतलब किताब के ऊपर, एक पन्ने के ऊपर, एक पेज के ऊपर आप क्या कर रहे हो बेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो कि आपका जो अर्ली जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें कल को सेल लाइनेज कैसा होगा। सेल लाइनेज का मतलब होता है कि सेल, कोई पर्टिकुलर सेल कल को किस लाइन में जाएगी, मतलब वो क्या बनाने वाली है, उसको हम ड्रॉ करते हैं एक पेज के ऊपर। समझ रही बात, उसको क्या करते हैं बेटा, हम एक पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने नीचे ये आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको दोबारा आपको भेज दूंगा। वैसे तो दिख ही रहा है, मेरे ख्याल से साफ दिख रहा है। जैसे उसमें आप देख रहे हो मेरे पास जो डायग्राम बने हुए हैं, या अगर नीचे कटिंग में नहीं आ रहा तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ। नीचे ये जो आपके पास दिख रहे हैं दो, हमने यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज बनाई हुई है, राइट। ये आपके पास एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये तो एक तो मेरे पास ये बना हुआ है आपका, राइट। एक मैंने ये आपके लिए बनाया हुआ है, और एक दो बने हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो आपके पास ये वाला जो फर्स्ट वाला जो आपके पास जो आप गैस्ट्रुला स्टेज देख रहे हो, मतलब जो आपके पास एम्ब्रियो है, ये वो है जेब्रा का, जेब्रा फिश, एक जेब्रा फिश होती है।
ZEBRA, एक होती है जेब्रा फिश। क्या होती है बेटा? जेब्रा फिश होती है। तो ये उसका क्या है बेटा? आपके पास गैस्ट्रुला स्टेज है। और जो दूसरा है वो किसकी है बेटा? ये वाली जो दूसरी वाली, ये किसका है? फ्रॉग का है। ये किसका है बेटा? फ्रॉग का, राइट। तो पहला वाला है जेब्रा फिश का, दूसरा है फ्रॉग का। तो इसमें ये डायग्राम मैं दोबारा से भेज दूंगा, ये शायद पूरा कंप्लीट नहीं आया इसमें, मैं दोबारा भेज दूंगा। इसमें अगर कुछ ज्यादा बात नहीं, मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पहला वाला हमारे पास, उसमें क्या है कि जो मेरा पहला जो आपका गैस्ट्रोला स्टेज है किसकी? जेब्रा फिश। ये है जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा फिश, है ना। जो आपकी जेब्रा फिश है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जेब्रा फिश का जो वो अपर पार्ट है, ये बना रहा है आपका एपिडर्मल। क्या बना रहा है बेटा? एपिडर्मल पार्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? एपिडर्मल। एपिडर्मल होता है जो बाहर की तरफ हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। उसके बाद इसमें फर्दर ये वाले पार्ट है, और इसका ये जो ये बीच वाला पार्ट है, ये आपका, इसको फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। तो ये दिख ही रहा है नीचे आपको, इस डायग्राम में देखो आपको दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, ये जो आपकी ये किनारे वाला पार्ट है, ये बनाएगा मीजोडर्म। क्या बनाएगा बेटा? मीजोडर्म। और जो सेंटर वाला ये वाला पार्ट है, ये बनेगा कल को जाके नोटोकॉर्ड। क्या बेटा? नोटोकॉर्ड। और जो नीचे ये जो मैंने क्रॉस किया, ये वाला जोन कल को आके क्या बनाएगा आपका? ये बनेगा कल को जाके एंडोडर्म। क्या? एंडोडर्म। और लास्ट नीचे वाला है योक। मैं इसकी दोबारा फोटो भेज दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें। तो डायग्राम डायरेक्ट आपसे इस डायग्राम को रख देगा और पूछेगा कि भाई कौन सा जोन कल को क्या बनाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस्ट्रुला स्टेज है हमारी, और ये पहली वाली है जेब्रा फिश के लिए, और दूसरी वाली है बेटा आपके लिए फ्रॉग के लिए, ठीक है। तो जो जेब्रा वाली है उस, ये वाला ऊपर वाला रीजन है, ये बना रहा है एपिडर्मल पार्ट या एक्टोडर्म, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एपिडर्मल एक्टोडर्म, है ना, एपिडर्मल एक्टोडर्म। और साइड वाले जो दोनों साइड वाले जो किनारे वाले साइड वाले हैं जो ये जो साइड वाले हैं, ये वाले जो साइड वाले हैं, ये बनाएंगे मीजोडर्म। बीच वाला पार्ट जो होगा वो बनेगा आपका, क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। और ये जो इधर वाली नीचे वाला है, ये बनाएगा आपका एंडोडर्म, और नीचे वाला बनाएगा योक। तो ये तो हो गया किसके केस में? जेब्रा फिश में। और मैं अगर अब बात करता हूँ फ्रॉग के केस में, तो फ्रॉग के केस में क्या है, इसको मैं दोबारा एक बार बनाता हूँ। फ्रॉग के केस में फिर से हमारे पास एक गैस्ट्रोला स्टेज का एम्ब्रियो है, उसमें फिर हमने ऐसे इस तरीके से पार्टीशन किया है। ये मैंने नीचे डायग्राम दिख ही रहा है आपको, इसे मैं ऐसे ही बनाया मैंने डायग्राम। और फिर पार्टीशन है, और इस तरीके से जोन डिवाइडेड है। तो आपका जो अपर पार्ट है वो सेम वही पहले जैसे बना रहा है, एक्टोडर्म, एपिडर्मल एक्टोडर्म बना रहा है, राइट। और ये वाला पार्ट जो है वो बनाएगा आपका न्यूरल एक्टोडर्म बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? न्यूरल एक्टोडर्म। और ये वाला जो पार्ट है वो बनाएगा मीजोडर्म, और ये भी बनाएगा मीजोडर्म। जबकि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये आपका बनेगी नोटोकॉर्ड। और नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है बेटा? ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बनाएगा एंडोडर्म। तो इसमें ये चीजें आपने याद रखनी है, राइट। मैं इसकी फोटो आपको दोबारा भेज दूंगा, तो फिर इसको आप अच्छे से कर लेना। तो मेन चीज आपने क्या सीखनी है कि एक तो इसकी लोकेशन क्या क्या है, कौन सी लेयर क्या क्या बना रही है। दूसरी बात, और इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि हमारे पास आगे बेटा पूरा अब डायग्राम पूरा दिख रहा है, अब आपको पूरा दिख रहा होगा। अब क्लियर आ गया। तो अब आपको दिखने लग गया ना। तो अब इसमें मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि फर्स्ट वाला जो है मेरे पास है, ये किसका है? देखो ये लिखा हुआ है जेब्रा, लिखा हुआ है जेब्रा फिश। और ये नीचे वाला लिखा हुआ है फ्रॉग। ठीक है ना। तो सारे पार्ट आपको दिख गए कि जेब्रा फिश में क्या क्या चीजें दिख रही है, और फ्रॉग वाले गैस्ट्रोल के अंदर में क्या क्या चीजें कौन कौन, ये आपने बस याद कर लेना है बस इसको, ये चीज याद रखो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि मेरे पास फेट होता है, फेट मैप। फेट मैप का मतलब कि मैंने रिप्रेजेंट किया एक पेपर के ऊपर कि जो मेरा अर्ली एम्ब्रियो है, वो उसके अंदर कौन कौन सी सेल लाइनेज की ट्रेसिंग हम ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेस करना है कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर जोन मुझे कल को जाके क्या देगा, राइट। तो जब आपके पास ये चीजें बन जाती हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं फेट मैप। क्या बोलते हैं? फेट मैप। अब दूसरी हम बात करते हैं कि आप फेट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा जो ये जो पर्टिकुलर मेरा एम्ब्रियो है, जो अर्ली एम्ब्रियो है, उसका कौन सा रीजन
क्या बना रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट तो कर दिया आपने, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स क्या है कि भाई ये वाला पार्ट कुछ और बना रहा है, नीचे वाला पार्ट कुछ और बना रहा है ना, इधर वाला पार्ट कुछ और बना रहा है। तो ये जो चीजें मैं डिफाइन करूंगा, इसको बनाने के लिए मैंने क्या करना है, इसको इसको शो करने के लिए मेरे पास क्या है कि भाई मैं कुछ टेक्निक यूज करूंगा, और उस टेक्निक का नाम क्या है मेरे पास, उसको बोल रहा हूँ मैं जनरेशन ऑफ फेट मैप। कैसे मैं इन फेट मैप को जनरेट कर सकता हूँ, उसकी अलग अलग टेक्निक है। पहली टेक्निक की बात करूं तो पहली टेक्निक है बेटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग। कुछ मतलब अब कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल उसमें कोई फ्लोरिसेंट, अगर हम जैसे आप कटिंग काटते थे, टीएस कट करते थे आप, है ना, प्लांट की, या फिर आप किसी एनिमल टिश्यू, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो अगर उसमें आप स्टेन नहीं दोगे तो वो आपको अलग अलग जोन दिखाई नहीं देंगे उसके अंदर, सेम एज इट इज। अगर आपके ये जो फेट मैप है इसमें अलग अलग सेल नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एम्ब्रियो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट देखो तो पता चल जाएगा, वो कलरफुल उनके अंदर ऑटोमेटिक होता है, राइट। दूसरी टेक्निक होती है, अगली टेक्निक है हमारे पास डाई मेकिंग, और अगली टेक्निक है यूज ऑफ फ्लोरिसेंट। कुछ कई बार हम डाई करते हैं, कुछ बार हम फ्लोरिसेंट डाई देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास क्या है बेटा, एक और, जो हमारे पास टोटल कितनी होगी, हमारे ये 3 टेक्निक है हमारे पास, राइट। तो एक हमारे पास कौन सी बेटा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग एम्ब्रियोज, अगली क्या है डाई मार्किंग, और अगली क्या है बेटा यूज ऑफ फ्लोरिसेंट डाई। तो इससे हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा जोन क्या बनाएगा। तो क्या था, पहली पहली टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं, पहली टेक्निक के अंदर का नाम क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एम्ब्रियोज, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, ये क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग यूजिंग पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म। नेचुरली अकरिंग का मतलब कि या ये आपका ऑटोमेटिकली आपका जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वो कैसा है, अ, आपको खुद ही बताएगा कि मैं मेरा कलर क्या है ना। उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई डाई या कुछ कहाँ होता है, कहता है सम एम्ब्रियोज लिमिटेड नंबर ऑफ सेल हैविंग नेचुरली कलर्ड पिगमेंट्स, एग्जांपल ट्यूनिकेट। तो यहाँ एग्जांपल है कि कहता है कि जैसे जो फेट मैप आप बना रहे हो, तो नॉर्मली तो हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं कि हमने क्या किया, एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग डाइज डाली, और सारी डाइज वो अलग अलग जोन में अलग अलग कलर देने लग पड़ी, और हमें पता लग गया कि पर्टिकुलर पार्ट क्या बनाएगा। लेकिन कुछ हमारे पास कुछ ऐसे एम्ब्रियो भी हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन का एम्ब्रियो लेंगे तो उसमें बिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास क्या ट्यूनिकेट्स, क्या एग्जांपल है बेटा, ट्यूनिकेट अगर आपके पास एग्जांपल है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सी स्क्वाड, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ जो सेल है वो कैसी है, लिमिटेड है। कुछ एम्ब्रियोज ऐसे हैं जिनके अंदर क्या, तो अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी है तो उनके पास नंबर कम होना चाहिए, तो यहाँ नंबर कम है। उसने कहा कि जैसे ये देख रहे हो आप, ये मेरे पास क्या है, येलो कलर्ड पिगमेंट इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब नेचर ने इसको प्रोवाइड किया हुआ येलो कलर्ड पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है। और ये क्या लिखा हुआ है, B41 ब्लास्टोमेर। B4 का मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या हो गया बेटा, जो ब्लास्टोमेर है, जो हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या सिचुएशन हो रही है। अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने क्या बात की कि आपने जर्नल क्या बनाना है, एक फेट मैप तैयार करना है, और फेट मैप की हमारे पास टेक्निक थी, जिसमें हमने पहली टेक्निक हमने यूज की। पहली टेक्निक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप डायरेक्ट एम्ब्रियो को देख रहे हो, और डायरेक्ट एम्ब्रियो को देखने से हमें ये पता चल गया कि भाई उसकी कौन से जोन क्या बनाने वाला है। वो कैसे पता लगा, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, येलो कलर का एक पिगमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, येलो कलर का पिगमेंट। और इस पिगमेंटेशन से ही आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई पर्टिकुलर सेल क्या बनाने वाली है। तो यहाँ बोल रहा है B41, मतलब यहाँ पर जो मेरे पास ब्लास्टोमेर है वो संख्या में कितने बेटा, 4 है। और उनका टायर कितना है, उनका जो एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कितने, 4 है। वो एक ग्रुप में खड़े हैं, तो उसको हमने नंबर दिया 1। तो B41 क्या नंबर दिया बेटा, B41। बी का मतलब ब्लास्टोमेर्स, 4 का मतलब संख्या में 4 है, और 1 का मतलब कि वो एक पेयर में, एक टायर में, मतलब एक लेवल पे खड़े हैं। समझा की बात। तो बोलते हैं ये सारे के सारे क्या बनाएंगे कल को जाके, मसल फॉर्मिंग सेल। ये कैसी है बेटा, ये जो B41 है, ये क्या बनाएंगे बेटा, मसल फॉर्मिंग सेल्स बनाएंगी, राइट। रेयर अनदर एम्ब्रियोनल सेल। वो कहता है ये जो टेक्निक है ये हम और कहीं नहीं देख सकते, ये सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सिर्फ ट्यूनिकेट्स के अंदर। कहाँ मिलेगी बेटा, ओनली इन ट्यूनिकेट्स। समझ आ रही बात, कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ट्यूनिकेट्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बेटा टेक्निक आ गई, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आई है उसका नाम है बेटा डाई मेकिंग। क्या नाम है बेटा उसका नाम, डाई मेकिंग। तो जो डाई मेकिंग टेक्निक है, जो हम फेट की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, अप्लाइंग दी, इसमें क्या होगा कि आपको खुद को डाई करना पड़ेगा वो एम्ब्रियो। समझ आ रही बात, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, अप्लाइंग वाइटल डाइज लिविंग सेल्स स्टेन। क्या बोल रहे हो बेटा, लिविंग सेल स्टेन। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो आप डाई मार्किंग कर रहे हो उसके लिए, मतलब यहाँ डाई मार्किंग का आप यूज, मतलब आपने बनाना क्या है एक्चुअल में, आप क्या बना रहे हो बेटा। जैसे मेरे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एक मेरे पास एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की इतनी वाली सेल, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मानता हूँ, ऊपर वाली यहाँ वाली जितनी भी सेल है,
यहाँ जितनी भी सेल प्रेजेंट है उनका काम क्या है, उनका काम है फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन बनाएंगी, ये जितनी सेल है वो स्किन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, हमें इतना तो पता है, पर हमें जैसे मैंने अभी जैसे आप देख रहे हो डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक कर दिया मैंने, ये वाला जोन कर दिया बेटा, ब्लैक कर दिया, जिससे आपको पता चलेगा कि सर इस चीज की बात कर रहे हैं। तो सेम मैंने क्या किया उस अब वैसे तो नॉर्मल एम्ब्रियो में कलर है नहीं, लेकिन जैसे मैंने ऊपर उस बात की कि जो आपके पास कैसे होते हैं, जो आपके पास बेटा क्या होंगे, ट्यूनिकेट्स होंगे, लाइक जो हमारे पास एग्जांपल था सी स्क्वाड का, जो हमने पीछे वाले अभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग एम्ब्रियोज में बात की कि जो आपके पास ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ सेल कम होती है और उनके हर एक सेल के पास अपना अपना पिगमेंट होता है, तो इसलिए वो शो कर देता है। लेकिन कुछ एम्ब्रियोज होते हैं जिनके पास पिगमेंट नहीं है, तो वो शो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको डाई लगा दी, जैसे मैंने ये डाई कर रहा हूँ, डाई करने से ये एरिया ब्लैक हो गया। अब ये ब्लैक एरिया मुझे कल को बता देगा कि भाई इस जोन से क्या बनने वाले की आपकी स्किन बनेगी, ये पता चल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आशीष समझ में आ रहा है तेरे को? आशीष समझ में आ रहा है बेटा? रिस्पॉन्स करो बेटा माइक ऑन करके। आशीष अपना माइक ऑन कर बेटा, जब तूने बात करनी है तो उसके लिए माइक ऑन करना पड़ेगा तुझे, नीचे माइक होगा ग्रीन कलर का, उसको टच कर। समझ आ रहा है? बेटा तेरी ले आशीष तो गायब ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, वापस आ गया। आशीष जो नीचे तुझे दिख रहा है माइक, माइक वाला ऑप्शन को टच कर, तब तेरा माइक ऑन होगा। अगर तुझे कोई क्वेश्चन पूछना है या तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे एक माइक दिया हुआ है, उसे क्लिक टच करेगा तो वॉइस मेरी तक पहुंचेगी, पर आ नहीं रही है तुझे, शायद उसको टच नहीं कर रहा। चलो फिर आगे मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी डाई के केस में। तो डाई क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ अप्लाइंग दी वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डाइज होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, लिविंग सेल स्टेन, जिनको हम यूज करते हैं स्टेन करने के लिए। कौन सेल को? लिविंग सेल्स, कोई एम्ब्रियो और वो लिविंग में, तो हम क्या कर रहे हैं उसको स्टेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको स्टेन कर रहे हैं, राइट। तो आगे उसने बात की कि जो आपकी स्टेन सेल है बट नॉट किल देम, मतलब ये जो डाई, हमें ऐसी डाई यूज करनी पड़ेगी। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर बेटा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ तूने जी। ज्वाइन बीच में से, ज्वाइन बीच में से किया है क्या? हाँ सर, अभी किया है। तो था का तू टाइम से पहुंचता नहीं था, तो ना तू सुबह उठा और ना तू अभी आया। सुबह से अलार्म नहीं बजा था। तो अभी भी तू टाइम से नहीं आया। अब से ज्वाइन करूंगा सर टाइम पे। और सुबह भी करेक्ट 6 बजे उठना है, और अभी अगर हाँ जी। अगर टाइमिंग नहीं रखोगे तो बेटा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं क्लास कैसे आगे रन करूँ। उठ जाऊंगा सर, उठ जाऊंगा सर, उठ हाँ जाऊंगा। हाँ, अब इसको माइक को ऑफ 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 कर दे, माइक को ऑफ कर दे, जब बोल रहा होगा तब तब इसको ऑन करना, ठीक है। चलो, तो कोई भी चीज अगर ना समझ आए तो पूछ लिया करो, बीच में आप कर सकते हो उसमें दोबारा ऑफ ऑन करके, उससे आप पूछ लो जो चीज समझ में आए। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या बेटा, कुछ डाई मार्किंग होती है। डाई मार्किंग क्या होती है कि अभी मैंने बात की कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास क्या है, राइट। और एम्ब्रियो में मैंने किसी पर्टिकुलर जोन को बताना है कि भाई ये कल को जाके एक्टोडर्म बनाएगा, लेकिन कलर होगा तो मैं बता पाऊंगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये व्हाइट एरिया है और इसमें एक एरिया है जो ये बना रहा है वो बना रहा है, तो मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें कि कौन सी एरिया क्या बना रहा है। तो उसको शो करने के लिए मुझे, मैंने उसको कलर किया, उस सेल्स को मैंने कलर कर दिया, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ मैंने रेड कर दिया, तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे सर इस जगह की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ ना। यहाँ मैंने ग्रीन, तो ये इसे बोलते हैं डाई करना। तो जब मैं इसे ऐसे स्टेन डाल दूंगा उसके ऊपर, तो स्टेन डालने से क्या होगा कि मेरी सारी की सारी जो सेल्स हैं और वो जो उनके पर्टिकुलर एरिया है वो आप होना शुरू हो जाएंगे। तो कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, अप्लाई वाइटल डाई, किसके ऊपर डाई कर रहे हो, जो लिविंग सेल्स है। वो कहता है लेकिन स्टेन ऐसी होनी चाहिए जिन जो बट नॉट किल देम, वो मर ना जाए, मतलब डाई ऐसी डालो, ऐसा कलर दो उनको कि जिससे वो कलरफुल तो हो जाए, पर आपकी वो जो एम्ब्रियो उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अब देखो वही बात कर रहा है। अब उसने क्या किया, एक ये आपके पास मेन टोटल 4 सेल है। अब उसने क्या किया, वाइटल डाई स्टेनिंग यूज, उसने कुछ इंपॉर्टेंट डाइज यूज करी। अब देखो उसने इन दो को तो नीला रंग दिया जो आपको दिख रहा होगा, और इन दो को उसने ब्लैक कलर दिया। और आगे जैसे वो आगे फिर जब जितनी बार वो डिवाइड करेगी उसका कलर उसके अंदर चलता रहेगा। तो देखो ये इन 2 सेल से आगे जाके कितनी सेल बन गई, 4, कितनी सेल बन गई रिजल्ट में, 4। तो इन्होंने अपना अपना कलर शो किया है ना। तो ये जो कलर वाली सेल है ये हमें बना रही है कल को जाके, हमें हमें हमें, हमें बनाएंगी एक्टोडर्म वाली सारी चीजें।
और ये हमें क्या बना के दे रही है बेटा, एंडोडर्म वाली सारी चीजें। क्लियर हो रही बात, समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास टोटल 4 सेल थी, 4 सेल में से मैंने 2 सेल को कर दिया नीली वाली डाई से कलर और दूसरी वाली को कर दिया मैंने व्हाइट डाई से कलर। तो जो डाई कलर होगी जैसे जैसे आगे डिवाइड करती जाएंगी तो वो अपना कलर भी आगे देती जाएंगी अपनी डॉटर सेल को, और कल को जाके मुझे यहाँ पे 4 क्या मिलेगी बेटा डॉटर, वो भी कौन से कलर वाली, नीले कलर वाली, और ये कौन से कलर वाली मिलेगी बेटा 4, व्हाइट कलर वाली। तो ये जो सेल्स है ये कल को जाके मुझे क्या देंगी, एक्टोडर्म लाइनेज क्या बना के देंगे बेटा, एक्टोडर्म, और ये क्या बना के देगी बेटा, एंडोडर्मल। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई साहब ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन उसकी कुछ हमें डिसएडवांटेज भी है, कुछ हमें नुकसान भी है। क्या नुकसान है, इट गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन बिकॉज इन ईच सेल डिवीजन डाई डाइल्यूशन एंड आफ्टर अ टाइम इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड ड्यू टू डाइल्यूशन। उसने कहा कि भाई साहब ये बात तो आपकी सही है कि हुआ क्या कि एक्चुअल में आपने, मैं बात करूं, जैसे उसने कहा कि जैसे मेरे पास आपने ये एक सेल थी और सेल को मैंने समझ लो इस सेल को मैंने लाल कलर से वो कर दिया, मतलब डाई दे दी, रेड कलर की डाई दी थी मैंने एक पर्टिकुलर सेल को। तो जब ये 2 सेल में डिवाइड होगी आगे, 2 डॉटर सेल बनाएगी, तो कहता है वो जो रंग है ना, वो हर डिवीजन के बाद क्या होगा, वो कलर फिक्का होता जाएगा। समझ आ रही बात, वो कलर कैसा हो जाएगा बेटा आपका, हल्का होता जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे डिवीजन टू डिवीजन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि मैंने जो लाल कलर दिया था ये वही सेल है कि कोई और सेल है। तो ये धीरे धीरे इसका ये डिसएडवांटेज है कि एक बार कलर करने पर आपको सक्सेसिव डिवीजन के बाद आपको अपना एक जो नंबर ऑफ सेल है वो आप सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता। इतनी बात सही आ गई, आगे देखते हैं। उसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, हमारे पास डिसएडवांटेज यही हुआ है कि भाई इट गिव्स अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन बिकॉज इन ईच सेल डिवीजन डाई डाइल्यूशन, मतलब जैसे जैसे आप सेल डिवीजन हो जाएगी तो आपकी डाई जो है वो डाइल्यूट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, वो साइटोप्लाज्म में घुलती जाएगी, नया साइटोप्लाज्म में जाएगी तो और कम हो जाएगा रंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास कलर है और आप वो कलर जो है वो पहले आपने पहले एक डब्बे के अंदर घोला तो गाढ़ा रंग बना। मैं बोल रहा हूँ कि उसी जो वो पहले आपने कप के अंदर 2 चम्मच डाले, एक मग्गे के अंदर पानी के मग से भरा हुआ था और उसमें आपने 2 चम्मच क्या डाल दिए, उसमें आपके पास 2 ही चम्मच थे कलर। अब वही 2 चम्मच मैं आपको बोलूंगा कि आपने टंकी के पानी में डालना है तो वो हल्का रंग बनेगा, है ना। तो यही वो बात है कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाएगी तो वो आपकी जो डाई है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाएगी और फिर आपको सही से आपका जो रिजल्ट है वो आप नहीं दिखा पाओगे, राइट। आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, अगली टेक्निक आ गई मेरे पास जिसका नाम क्या है बेटा, यूज ऑफ फ्लोरिसेंट डाई। अगली टेक्निक कौन सी बेटा वाला, यूज ऑफ फ्लोरिसेंट डाई। तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रम बेस्ट मेथड एट द लो कंसंट्रेशन सिग्नल इमिटेड। वो कहता है कि ये क्या है, यूज ऑफ फ्लोरिसेंट, एक डाई ऐसी है जिसका नाम है फ्लोरिसेंट डाई। वो कहता है ये जो फ्लोरिसेंट है और उसका नाम क्या पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से नेट में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है। फ्लोरिसेंट, इसका नाम है फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रम। क्या नाम है बेटा, फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रम। ये जो आपके पास आपकी जो डाई है ना, जिसका नेचर है फ्लोरिसेंट, वो अपने आप ही लाइट इमिट करती है, ये आपका बेस्ट मेथड है। और इसकी थोड़ी सी कंसेंट्रेशन चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए ही नहीं है, थोड़ी सी कंसेंट्रेशन चाहिए जो आपकी लगातार अंदर क्या प्रोड्यूस करती रहेगी बेटा, आपको सिग्नल इमिट करती रहेगी। क्या करती रहेगी बेटा, आपको सिग्नल ये जनरेट करती रहेगी। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया सभी को, ये डाई वाला टेक्निक सभी को समझ आई है बेटा, दोनों को। मुझे रिप्लाई करो बेटा, दोनों जने समझ आ गए कि तीनों पॉइंट समझ आ गए, हाँ जी सर आ गया। बेटा क्लियर हो गया। यस सर। समझ आ रहा है, तो क्लास लगा भी रहा कि वहां घूम तो नहीं रहा। लगा रहा हूँ सर, बैठा हूँ। हाँ तो समझ आ रही है ना बातें, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आगे वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने जो तीसरी टेक्निक की वो क्या थी हमारे पास, यूज ऑफ फ्लोरिसेंट डाई, और इसमें हमारे पास नाम क्या था, फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रॉन। ये हमारी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये जो तीसरी हमारी जो टेक्निक है, तीसरी टेक्निक के अंदर हमने बात क्या की है कि मेरे पास जो फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रॉन है, ये याद करना, इसको अच्छे से याद करना कि हमारे पास एक ऐसी फ्लोरिसेंट डाई है जो कैसी है, सबसे अच्छी है, और इसकी थोड़ी सी अमाउंट, मतलब हल्की सी अमाउंट ही आपके लिए बहुत अच्छी है, जो वो क्या कर, वो आपको लगातार आपको क्या कर देगी, कलर जो इमिट करती रहेगी, मतलब एट लो कंसंट्रेशन पर भी ये
आपको सिग्नल, मतलब जो पहले आपने डाई यूज कर रहे थे उसका, उस डाई का पंगा ये था कि जैसे जैसे आपके सक्सेसिव डिवीजन होते जाएंगे, जैसे ये 4 सेल थी तो इनमें से ये दो दो सेल जो आगे 2 बनाई, 2 से 4 बनी, तो उनका कलर धीरे धीरे फिक्का हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जो फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्स्ट्रम है, ये जो आपकी जो सेल को स्टेन करती है वो अच्छे तरीके से करती है। उसका जो कलर है वो आपका बहुत अच्छा फाइन कलर होता है, राइट, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आपका कलर जो है वो बढ़िया रहेगा। मतलब थोड़ी सी कंसेंट्रेशन ही आपको हमेशा सिग्नल देती रहेगी, मतलब अगर वो कंसेंट्रेशन में थोड़ा भी रह जाएगा सेल के अंदर, लेकिन आप कि भाई मेरी सेल, ये जो एक सेल है इससे ये 4 बनी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में, जैसे मेरे पास ये एक सेल है, राइट, और इस सेल ने ये 2 सेल बनाई, तो इसके पास जो कलर होगा, क्या वो थोड़ा सा इसने इसको दिया होगा, लेकिन ये आपको दिखता रहेगा फिर, तो इसमें भी वो कलर आपको दिखता रहेगा। तो वो ऐसी डाई, वो कौन सी है आपकी जो आपके लिए इतनी बेस्ट है, उसका नाम क्या है बेटा, फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्स्ट्रॉन। चलो आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा परमानेंट लेबलिंग। क्या है बेटा, परमानेंट लेबलिंग, और जिसको हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक लेबलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो अब टॉपिक है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, परमानेंट लेबलिंग या जेनेटिक लेबलिंग। बहुत अच्छा हमारे पास ये टॉपिक है ये वाला भी। तो उसी की बात, तो हमने पहले अभी 2 चीजें उन्होंने डिस्कस कर ली। एक तो हमने बात की कि भाई आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि भाई आपका जो ग्रोथ है, तो जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से पार्ट है, तो वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने बात की कि फेट मैप क्या होता है, और फेट मैप को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो जनरेट करने की जो टेक्निक थी हमारे पास 3, वो हमने डिस्कस कर ली कि भाई पहली टेक्निक तो है कि आपके नेचुरली आपके जाइगोट के अंदर ही वो सारी चीजें अवेलेबल है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि भाई आप कोई डाई यूज करें, डाई का ये घाटा है कि वो जैसे जैसे आपके सक्सेसिव डिवीजन होते चले जाएंगे तो वो फिर उसका रंग फीका पड़ जाएगा। फिर तीसरी हमने बात की कि हमारे पास एक ऐसी फ्लोरोसेंट डाई थी जो आपके लिए सबसे बेस्ट थी, और उसका नाम क्या था हमारे पास, फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्स्ट्रॉन। आगे देखते हैं। तो अब मैं आगे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली जो हमारा टॉपिक आया उसको वो हम बोल रहे हैं परमानेंट लेबलिंग और जेनेटिक लेबलिंग। अब हम इसमें लेबलिंग कर रहे हैं। लेबलिंग का मतलब क्या है कि भाई हम देखेंगे यहाँ पे हम जेनेटिकली लेबल्ड कर रहे हैं कि आपकी चीजें क्या बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्या है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक है काइमेरिक, काइमेरिक एम्ब्रियो। काइमेरिक एम्ब्रियो का मतलब ये होता है कि मेरे पास क्या हुआ कि मैंने, जैसे आपको पता है कि अगर कोई एम्ब्रियो बन रहा है, किसी का फर्दर कोई एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसमें उसी एनिमल के जीन्स होंगे ना, बट जिससे वो आपका एम्ब्रियो बन रहा होगा उसी के जीन्स होंगे। लेकिन हम लैब के अंदर क्या करें, मैं 2 डिफरेंट स्पीशीज के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मैं मिक्स कर दूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2 ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा हूं बेटा, मिक्स कर रहा हूं, और इस टाइप का जो मेरा एम्ब्रियो होगा उस एम्ब्रियो को मैं क्या बोलूंगा बेटा, काइमेरिक एम्ब्रियो। समझ आ रही बात, समझ आ रही है, समझ आ रहा है बेटा दोनों को, क्या बोल रहा हूं मैं कि काइमेरिक एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक, हाँ जी सर, आ स्पीशीज रही है। अलग अलग हेलो क्या बोल स्पीशीज रहे अलग हैं, अलग होंगे सर। हाँ हाँ स्पीशीज बेटा अलग दोनों अलग स्पीशीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो स्पीशीज है, मतलब मेरे पास 2 स्पीशीज के क्या है बेटा, एम्ब्रियो है, 2 स्पीशीज के क्या बेटा, एम्ब्रियो है। और मैंने क्या किया है कि एक मैंने एम्ब्रियो पूरा लिया है और दूसरे एम्ब्रियो की मैंने जो सेल्स उठा के इसमें डाल दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैंने इसकी सेल उठा के दूसरे में डाली है, तो अब ये जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर अब दोनों की आ गई सेल, तो उस एम्ब्रियो को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, उस एम्ब्रियो को मैं अब क्या नाम दूंगा बेटा, काइमेरिक एम्ब्रियो, या उसको मैं, उसका दूसरा नाम है मोजैक एम्ब्रियो। क्या बोलूंगा बेटा, मोजैक एम्ब्रियो। देख लो अब क्या बोल रहा है वो, इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। कहता है कि मोजैक एम्ब्रियो या काइमेरिक एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो हैविंग और मेड फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज कॉमा मोर देन 1 जेनेटिक सोर्स। मतलब यहां पर जो जेनेटिक सोर्स हो गया वो दो चीज, तो एक से ज्यादा हो गया ना, मोर देन 1 जेनेटिक सोर्स। तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास जो एम्ब्रियो उसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज के, है ना, क्या मतलब यहाँ हमने 2 स्पीशीज को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो आपके पास जो एम्ब्रियो बना उसका नाम क्या पड़ा बेटा, मोजैक एम्ब्रियो या काइमेरिक एम्ब्रियो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो, कहता है मोजैक हैविंग सेल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास उस मोजैक के अंदर, उस एम्ब्रियो के अंदर 2 अलग अलग स्पीशीज की क्या सेल्स हैं, और वो आपस में कैसे हो, अब तुम्हें अगर तुम्हें मिक्स करना है तो तुम्हें ये थोड़े कैरेक्टर तो मैच कराने पड़ेंगे ना, तो वो कैसे हो,
फाइलोजेनेटिकली क्लोज। फाइलोजेनेटिक का मतलब कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास है एक मोकैक बंदर जिसकी पूंछ नहीं होती, और एक मेरे पास है लंगूर, तो है तो दोनों मंकी कैटेगरी में आते हैं, बंदर है दोनों, लेकिन उनकी स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, रिश्तेदारी में एकदम से क्लोज है। समझ आ रही बात? वो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? फाइलोजेनेटिकली क्लोज। दूसरा, और कैसे होने चाहिए वो? इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड स्पीशीज। और वो कैसे हो एक दूसरे से? इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, मतलब इम्यूनोलॉजिकल कहते हैं, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जब एंटर कर जाता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के लिए ऐसा कैसा होता है? फॉरेन, उसके ऊपर एंटीबॉडी काम करती है। तो कहता है जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, बट वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड स्पीशीज हो। जैसे मैंने अभी मंकी का आपको वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है, तो उसने बोला कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो लोगों का क्या लिया है, मतलब एक मैंने लिया है, मेरे पास मैं किस किस का मिक्स कर रहा हूँ। एक मेरे पास है चिक। चिक क्या होता है? जो चुक। और एक मेरे पास होती है न्यूइट। एक आप, ये आपका ऑर्गेनिज्म है। जो चिक है वो काउंट होता है बर्ड के अंदर, और जो न्यूइट है, NUNEW, न्यूइट, ये एक जाति है जिसकी मैंने दो जातियां ली है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। समझ आ रही बात? तो मैं ये एम्फीबिया कैटेगरी है, इनको, इनके एम्ब्रियो को मैं मिक्स कर रहा हूँ। जैसे उसने बोला ना कि आपने काइमेरिक एम्ब्रियो बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मैं दो चीजों को अटैच कर रहा हूँ। एक का नाम है बेटा, एक मैं चिक ले रहा हूँ बर्ड का, और दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ? न्यूट स्पीशीज ले रहा हूँ, जिसकी मेरे पास दो स्पीशीज है, ए एंड स्पीशीज बी। समझ आ रही बात? अब हम बना लेते हैं। हम अब इसका वो बना रहे हैं क्या, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं वो देख लो। अब वो कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ, वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ चिक क्विल काइमरा। हम क्या बना रहे हैं बेटा? चिक क्विल। न्यूट को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्विल। क्या बना रहे हो बेटा? चिक क्विल। मतलब हमारे पास ये है ना, ये देखो, उसने कहा कि मैं दो एम्ब्रियो बना सकता हूं, या तो मैं बनाऊं चिक का, किसका बनाऊं बेटा? या तो मैं बनाऊं चिक प्लस क्विल का। चिक और क्विल, QUAIL, ये दो है आपके पास, चूजा है और एक क्विल है। इन दोनों का जब मैं बनाऊंगा तो ये दोनों आपस में रिश्तेदार होने चाहिए, तो दोनों बर्ड्स है। दूसरा मैं बना रहा हूं न्यूइट की जो स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड स्पीशीज है। और ये दोनों किसमें आते हैं? एम्फीबिया कैटेगरी कौन सी होती है बेटा? जो पानी में भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है। तो मैंने एक एम्ब्रियो बनाया है, जिसमें मेरे पास सारी जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला एम्ब्रियो बना रहा हूँ चिक और कोयल का, तो ये चिक की सेल होगी, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने क्विल की कुछ सेल ऐड कर दी। समझ आ गई बात? तो अब इनके अंदर तो क्विल का जेनेटिक मटेरियल होगा, और बाकी जो बाहर वाली है, जो ये वाली सेल है, उनके अंदर किसका होगा? चिक का। तो इस टाइप के एम्ब्रियो को मैं क्या नाम देता हूं? काइमेरा या मोजैक एम्ब्रियो। क्या बोलूंगा? काइमेरा या मोजैक एम्ब्रियो। क्लियर हो रहा है? ये लिखा हुआ काइमेरिक, या मेरे पास क्या आ गया? मोजैक एम्ब्रियो आ गया। राइट? इतनी बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। तो अब इन्होंने जो आपके सामने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो कौन सा वाला किया है? वो कहता है कि यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ चिक क्विल काइमेरा, इसमें मैंने क्या किया, मेरे पास एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो के अंदर मैंने क्विल, चिक का एम्ब्रियो था, और चिक के एम्ब्रियो मैंने क्विल की सेल्स डाल दी। चिक के एम्ब्रियो में मैंने क्या किया बेटा? क्विल की सेल्स ऐड कर दी। राइट? वो कैसे करूंगा? पहले मुझे यहाँ की सेल रिमूव करनी पड़ेगी, पुरानी वाली जो चिक की सेल्स मैंने यहाँ से हटा दी, उन्हें खत्म कर दिया, और उसकी जगह मैंने किसको किसको ग्राफ्ट कर दिया, किसकी, जो मैंने क्विल की सेल्स यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट कर दी, किसके अंदर? इन द चिक एम्ब्रियो। ये चिक का एम्ब्रियो है, और इसके अंदर मैंने क्विल की सेल्स क्या कर दी बेटा? ग्राफ्ट कर दी है। राइट? अब उससे क्या हो गया? उससे हमारे पास क्या हो गया? अब क्या हुआ कि जैसे आगे आपने नॉर्मल डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू की, तो उससे क्या हुआ, जैसे आपकी जब आप, मैंने क्या किया, मैंने एक एम्ब्रियो लिया किसका? चिक का, और चिक के अंदर मैंने क्या डाल दी? सेल्स डाल दी, और फिर इनको मैंने आगे ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिया। तो जब मेरे पास क्विल बना, ये मेरे पास क्या बन गया बेटा? ये पूरा क्विल बन गया। क्विल बना तो क्विल के सेंटर में देखो, ये रेड वाली सेल किसकी है? सॉरी, चिक, ये चिक चिक का एम्ब्रियो बना, और ये चिक के एम्ब्रियो में सेंटर में किसकी सेल है बेटा? क्विल की। तो आपको दिख रही है ना ये रेड वाली सेल, तो वो बाकी बाहर वाला तो उससे बाकी सेल ने बनाया, और सेंटर में आपको ये सेल दिख रही है किसकी? क्विल की। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। आगे उसने क्या बोला कि हमारे पास, अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ द क्विल क्विल सेल्स इन द चिक एम्ब्रियो।
अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमारे पास क्विल है उसकी सेल्स को हम चिक एम्ब्रियो को हम डिटेक्शन कैसे करेंगे? कहते हैं इसके लिए क्विल न्यूक्लियस, हेट्रोक्रोमेटिन, कंडेंस डीएनए प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियाई, चिक सेल और जो हमारी क्विक सेल है, एक्सप्रेशन ऑफ द सेल सम स्पेसिफिक एंटीजन। उसने कहा कि इसकी पहचान करने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्विल की सेल्स है जो मैंने जो लाल लाल की हुए, बोलते हैं इस ऐसा इसलिए आप पता लगा सकते हो क्योंकि जो वो होता है हिट्रोक्रोमेटिन, कैसा होता है बेटा? हिट्रोक्रोमेटिन कंडेंस डीएनए कहाँ? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। हिट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है न्यूक्लियस के, मैंने आपको पहले जब मैं आपको पढ़ाता था बीएससी के टाइम, मैंने आपको हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस कराया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वो वाला पार्ट जो आपका फॉर एग्जाम्पल ये अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। तो डीएनए आपका डीएनए, तो डीएनए का वो पार्ट जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यानी मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकता या उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता, उस वाले हिस्से को, डीएनए के उस हिस्से को हम क्या नाम देते थे बेटा? हिट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते थे बेटा? हिट्रोक्रोमेटिन। तो कहता है जो क्विल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हिट्रोक्रोमेटिन टाइप का होता है, और उसका जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, और वो क्या होता है अपने न्यूक्लियोलाई के चारों तरफ फैला रहता है। और जो चिक सेल होती है या जो क्विल सेल है, उनमें क्या है दूसरी बात? एक्सप्रेशन ऑफ द सेल स्पेसिफिक एंटीजन। दोनों सेल, जो चिक सेल है और जो क्विल सेल है, वो अपने अपने एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब चिक सेल अपने एंटीजन को बनाएगा और जो क्विल सेल है वो अपने एंटीजन बनाता है। और अब आप बोलोगे सर एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन को देख लेते हैं एक बार, एंटीजन क्या चीज है? एंटीजन क्या होता है बेटा? जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं कि जैसे एक एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ ताकि व्हाइट पेपर आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास मेरी ये है आरबीसी, राइट? और तुम्हारा ब्लड ग्रुप है फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, आशीष का है ए पॉजिटिव, और मैं मान लेता हूँ कि महिमा का है एग्जांपल ए बी पॉजिटिव, और मेरा है फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव, है ना? तो ये पता कैसे चलता है कि ए किसका है, बी किसका है? तो ये हमें बताते हैं हमारे एंटीजन, और एंटीजन बैठते हैं आपकी आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं। समझ आ रही बात? आरबीसी के ऊपर आपके पास इस तरीके से एंटीजन लगे होंगे, और एंटीजन का अगर मैं डिजाइन बताऊं तो एंटीजन, मैं अगर मैं इसको डिजाइन बताऊं तो ये आरबीसी के सर, जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीसी का सरफेस है, आउटर सरफेस, यहां पर आपका एंटीजन ऐसे बैठा हो, ये होता है आपका एंटीजन। और ये क्या आपका आउटर सरफेस ऑफ क्या? आरबीसी, और उसके ऊपर ये बाहर ऐसे बैठा होता है। ये आपका पूरा क्या है जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने डिजाइन बनाया है, यही सेम एज इट इज आर। अगर ये बी ए एंटीजन है, अगर ये क्या है बेटा ए एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए, राइट? अगर ये एंटीजन है बी, बी अगर होगा तो ये ओवल शेप का होगा ऐसे, तो वो ट्राइंगल नहीं होगा, तो ये ओवल शेप का होगा, तब ये इसको फिर हम बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे बेटा? बी। और कई बार क्या होगा कि आपके आरबीसी के सरफेस पर, आपके आरबीसी के सरफेस पर आपको दोनों मिल जाए, ट्राइंगल भी और ये दो एंटीजन है आपके, ये बी को शो कर रहा है और ये ए को। अगर ये दोनों आपके आउटर सरफेस पे बैठे हो तब तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है बेटा ए और बी। ये मैंने उसको सिखाया है, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने आपको जब ब्लड ग्रुप सिखाया था तब उसमें बताया था आपको। तो ये एंटीजन होते हैं आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, राइट? तो इससे आपको पता चलता है। तो कहता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो आपकी चीजें हैं वो, इसको एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ। तो कहता है आपको कैसे पता चलेगा चिक सेल और वो कौन कौन सी सेल है? तो वो डिटेक्ट हो जाएगा आपको किससे? उनके एंटीजन से। उनके सेल के ऊपर जो एंटीजन होंगे जिस टाइप के, तो आप बता दोगे कि ये चिक सेल है और ये आपकी क्विल सेल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो एक तो हमने यहाँ हमने बात की कि भाई मतलब हमने पहले बात की क्या, अभी जेनेटिक लेबलिंग की। तो मतलब उसमें हमने क्या चेक क्या कर रहे हैं हम कि भाई एम्ब्रियो की, मतलब आपका एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में है ना, तो उससे आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो पिछली हमने जो टेक्निक देखी, पिछली टेक्निक में हमने हमने क्या बात की? परमानेंट लेबलिंग की, और जिसमें हमने पहला देखा जेनेटिक लेबलिंग, यानी एक काइमेरिक एम्ब्रियोज था, उसके अंदर आपने चीजें पता लगा ली। जैसे उसका फायदा क्या है? देखो आप बोलोगे सर ऐसा करने का फायदा क्या है हमको? जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है ना, और
यहाँ वाली सेल क्या कर रही है, वो चीज को पता करने के लिए मैंने वो काइमेरिक एम्ब्रियो बनाया था। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो सेल, पर्टिकुलर सेल वो क्या काम कर रही है। समझ आ रही बात? अब अगर मैं बात करता हूँ, ये जो अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक आ गई, उसका नाम है बेटा ट्रांसजेनिक काइमेरास। क्या बोल रहे हो उसको बेटा? ट्रांसजेनिक काइमेरा। क्या बोल रहे हो? ट्रांसजेनिक काइमेरा। इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आओगे आपको चीजें थोड़ी क्लियर होती जाएंगी, लेकिन वो तभी समझ आएगी जब आप पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो अब हम आगे बात करें बेटा ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरास। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें मेरे पास एक रिपोर्टर जीन होती है। रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं GFP। यहां से क्वेश्चन आया हुआ बेटा 2020 में कि भाई ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरास को करने के लिए आप कौन से वाली जीन एक्सप्रेशन का यूज करते हो, तो उसका नाम है GFP। क्या नाम है बेटा? GFP, जिसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। क्या नाम है बेटा GFP का? ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ट्रांसजेनिक डीएनए काइमराज। क्या कर रहे हो बेटा? ट्रांसजेनिक डीएनए काइमराज। तो इसके लिए एक्सप्रेशन रिपोर्टर जीन होते हैं जो आपको रिपोर्ट बताते हैं, आपको उनका जो जीन GFP यानी ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। और इस करेगा तो आपको क्या, कैसा कलर दिखने को मिलेगा? ग्रीन कलर का रंग ऐसे सामने आएगा, राइट? तो वो कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस कंटेनिंग GFP जीन इन वायरल जीनोम। अब हम क्या कर देंगे, हमने क्या किया, हमने एक वायरस, अब आपको पता है वायरस नॉन लिविंग होते हैं, है ना, जब वो बाहर होते हैं तो निष्क्रिय होते हैं। तो हमने क्या किया, उसका जो डीएनए था, जो आपके पास डीएनए था, उसको उसके उसके उसको हमने क्या किया बेटा, उसके अंदर हमने अपना वो GFP जीन डाल दिया वायरस के अंदर। मतलब मैंने क्या किया, ये वायरस है, ये आपका वायरस होता है इस तरीके से, और उसके अंदर आपको क्या मिलता है? RNA। इस आरएनए के अंदर, इस आरएनए के अंदर मैंने क्या किया, वो GFP जीन लगा दिया यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे, एक मिनट, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने अपना वो लगा दिया, जो जो मेरे पास आरएनए था, उस आरएनए में मैंने अपना कौन सा जीन लगा दिया? GFP जीन लगा दिया। जब आप ये GFP जीन लगा दोगे ना इस आरएनए में, तो ये आरएनए जिसको भी आगे इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर अपना नंबर इंप्रूव करेगा, तो ये चमकता हुआ रहेगा हमेशा। ये वाले जीन चमकते हुए रहेंगे। क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि जो जीन आपने ऐड किए इसके अंदर चमकने की आदत है, और वो कौन से है बेटा? ग्रीन आपको फ्लोरिसेंस देगा, हरा रंग चमकता हुआ दिखाई देगा, राइट? तो इससे ये पता लग जाएगा कि आपका जीन कहाँ घूम रहा है पूरी सेल के अंदर। ये चीजें, तो कहते हैं रिपोर्टर जो जीन एक्सप्रेशन है उसमें हम GFP की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रीन फ्लोरिसेंट। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस, मतलब ऐसा वायरस लो जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, क्योंकि आपने ये नेचुरल नहीं है ना, आपने उसके अंदर अपनी चीजें ऐड की है। तो उसको, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरस कंटेनिंग GFP जीन इज वायरल जीनोम। और उसको हमने क्या किया, ये और क्या चीज बता रहा है आपको इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने, अंडर द जर्नल प्रमोटर जीन, under the journal promoter insertion of gene जर्नल कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। अब हमारे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से आपको समझा दूं। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक मेरा एम्ब्रियो किसका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं मार्कर उसे इसे यूज करता हूँ कर्सर से शोध करने के लिए। ये मेरे पास एक क्या है बेटा, आपका एक वो है क्या, एम्ब्रियो है। ये क्या है? अर्ली एम्ब्रियो किसका? फ्रॉग का। अब आपने जानना है कि भाई इसका इसका सेल्फ, ये कल को भविष्य में क्या करेगी, मतलब ये वाली सेल ने भविष्य में क्या किया, ये जानने के लिए मैंने इन सेल्स के ऊपर ये वाली जो GFP जीन है, ये जो GFP जीन है, बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, मेरे पास ये एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के अंदर मैंने ये GFP जीन यहाँ पे ऐड कर दी, क्योंकि मुझे ये वाली सारी सेल देखने में तो सारी सेल एक जैसी, मुझे क्या पता चलेगा भाई ये सेल क्या करने वाली है। तो मैंने क्या किया, ये जो GFP जीन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके इन सेल्स के जेनेटिक मटेरियल में मैंने GFP ऐड कर दिया। अब ये जितनी बार डिवाइड करेंगी, ये वाली सेल जितनी बार डिवाइड करेगी, ये आगे डिवाइड होता जाएगा, और वो चीज आपको दिखती रहेगी। तो मैंने क्या किया, अर्ली, दिख रहा है ना आपको कि अर्ली फ्रॉग का एम्ब्रियो था, उसकी फ्रॉग एम्ब्रियो के पास
मैंने सेल्स को आइसोलेट किया और उसके अंदर ये जीएफपी जीन ऐड कर दिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया उससे, क्योंकि वायरस तो इजीली इन्फेक्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या हुआ, उससे हुआ क्या। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक अर्ली एम्ब्रियो की सेल्स को बाहर निकाला और उस सेल्स को इन्फेक्शन दे दिया मैंने इस वायरस से। और जो वायरस मैंने मॉडिफाइड किया हुआ था, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस, मतलब मैंने उस वायरस के डीएनए के आरएनए के अंदर मैंने अपने जीएफपी जीन डाले हुए जो चमकते हैं, ग्रीन कलर का रंग देते हैं। और जैसे ही मैंने अब आगे जब जब मेरा ये फ्रॉग पूरा कंप्लीट बनेगा, फ्रॉग का जो आपके पास क्या बेटा, जो ब्लास्टोमेर है वो क्या होगा बेटा, जैसे आपके जो फ्रॉग का जो ब्लास्टोमेर है वो आगे जब फर्दर अपनी क्या करेगा बेटा, डेवलपमेंट करेगा, वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ रही बात। आगे देखते हैं क्या वो और क्या समझा रहा है ये। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जीएफपी जीन इंसर्टेड अंडर द जनरल प्रमोटर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एंजाइम एक्सप्रेशन। तो इसमें उसने क्या बोला कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने ये लाइन अंडरलाइन ये किया हुआ है ना, मतलब कि यहां पर क्या हुआ है, ब्लास्टोमेर कंटेन जीएफपी जीन टू यू, मतलब जैसे ही आप उस फ्रॉग को, जैसे वो फ्रॉग बड़ा हो जाएगा ना, उस फ्रॉग के ऊपर जैसे ही आप यूवी लाइट डालोगे ना, तो वो ग्रीन कलर आपको देने लग पड़ेगा और उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट देगा। तो आपको से ये पता चल जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर पार्ट ने क्या बनाया। फॉर एग्जाम्पल वो, मतलब जैसे मैं ये अभी आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैं बात करूं कि अभी मैंने बात की थी, इस वाले एरिया में मैंने वो वायरस डाला था। अब ये वायरस फॉर एग्जाम्पल कल को जाके लेग बनाता है, तो वो जैसे मैं इस पे यूवी लाइट डालूंगा लेग के ऊपर, तो लेग चमकेगी। पूरी बॉडी पे यूवी डालूंगा तो लेग चमकने लग पड़ेगी। तो मुझे पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया ने आपके लिए क्या बना के दी, लेग। तो मैं इससे ये बोलूंगा कि ये वाली जो सेल है, वो उसका फेट क्या है, उसका भविष्य क्या है, कि वो कल को जाके ये वाला जोन है वो लेग बनाता है। समझ आ की बात, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सी बात है। आगे देखो, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अब हमने क्या बात की कि भाई जीएफपी जीन, क्या बोल रहा है वो, इसको इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, जीएफपी जीन इंसर्टेड अंडर द जर्नल प्रमोटर। वो कहता है मैंने जीएफपी जीन को इंसर्ट किया, कहां, अंदर, किसके अंदर, जो आपकी एम्ब्रियोनल सेल थी, कैसे, एज अ जर्नल प्रमोटर, कैसे, जर्नल प्रमोटर जीन की तरह। और उसने क्या बनाया, उसने किया क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एक्सप्रेशन। बाद में उसने आपको क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एक्सप्रेशन दिया आपको निकाल के, मतलब वो आपको आज बाद में एक्सप्रेशन दे रहा है कि भाई मैं कहां हूं पूरी एम्ब्रियो के अंदर। तो क्या हुआ, एक्सपोज टू फ्रॉग। अब हमने फ्रॉग को एक्सपोज किया, मतलब हमने एक्सपोज फ्रॉग को रखा, कहाँ रखा, यूवी लाइट के अंदर। तो जो वो फिर वो आपको पता है वो चमकने शुरू कर देगा। जैसे ये लिखा हुआ है कि फ्रॉग ब्लास्टोमेर ट्रांसप्लांट इनटू द रीजन ऑफ द इंसर्टेड। तो हमने क्या किया, अब उसको अंदर डाल दिया और आपकी वो जो जीन है वो चमकना शुरू हो गए। जैसे आप यूवी लाइट डालोगे तो जीएफपी जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे और आपको ग्रीन फ्लोरेसेंट जीएफपी जीन आपको रिसीव हो जाएगा। समझ आ गई बेटा। बेटा किसी को कोई दिक्कत है दोबारा पूछो उसको, मुझे रिप्लाई दो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया आपको ये टॉपिक, ये बात आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है यस सर। बेटा? महिमा समझ में आ रहा है बेटा? सर आ रहा है समझ। आ रहा है ना? बस यही आपने जीन्स पकड़ने, और जी आपके लिए जीन्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आप जीन्स के बारे में आगे पढ़ते जाओगे तो हम आपकी जो डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे, राइट। अब मैं इसका अगला को दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि ने किया कि जैसे फिर आपका वो देखो, फिर फ्रॉक से क्या बनेगा, टेडपोल। फ्रॉक से क्या बनना शुरू हो जाएगा बेटा, आपका टेडपोल बनेगा। अब वो टेडपोल की फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लाल लाल किया हुआ है, इसके यहाँ पर वो आपके वायरस वाली सेल यहाँ पर आई है। तो जैसे आप यूवी डालोगे तो स्किन एपिथेलियम सेल शो ग्रीन इन्फ्लोरेसेंस। मतलब इस बात ये हुई कि जैसे मैंने फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया और फ्रॉग के एम्ब्रियो मैंने इतनी इतनी सेल्स को मैंने वो वायरस दे दिया, जिस जो मेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस था। और उसके अंदर कौन सी जीन्स थी बेटा, जीएफपी जीन। जीएफपी जीन कैसी थी, जो ग्रीन फ्लोरिसेंट देती है जब आप उस पर यूवी लाइट डालते हो। तो जैसे ये आपका टैडपोल बनना शुरू हुआ, तो टैडपोल पर जैसे ही मैंने लाइट डाली तो इसकी जो स्किन थी वो आपको किस रंग की दिखने लग पड़ी, हरे रंग की। कैसे दिखने लगी बेटा, हरे रंग की, ग्रीन कलर की, वो आपको फ्लोरिसेंस देना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आज इतना ही करते हैं, कल फिर अगला सुबह हम फिर दे, है ना? ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।